हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, खुश और मस्त। प्यारे विद्यार्थियों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श के पाठ 5 पर, जिसका नाम है तोप। आपने सुना ही होगा, कहीं के तोप हो क्या, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। बिल्कुल, तोप क्या नहीं बिगाड़ सकती भाई। तोप जिसने सन 1857 के संग्राम में अच्छे अच्छे शूरमाओं के परखच्चे उड़ा दिए थे। तोप जिसमें बारूद का गोला भरा जाता था, और जो तोप चली तो सामने कौन है, शेर है, हाथी है, शूरवीर है, कौन है, सबके चिथड़े उड़ जाते थे। यही है कविता वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पाठ 5 में। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वीरेन डंगवाल जी ने इस कविता की रचना की। कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले हम चलेंगे कवि जीवन परिचय पर, उसके बाद हम पढ़ेंगे कविता के भावार्थ को जानेंगे, और इतना ही नहीं, इस पाठ में शामिल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी हम चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस, जो आपके बोर्ड परीक्षा के करीब 4-5 सालों में बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से जो भी प्रश्न लिए गए हैं उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा। और अब हम शुरू करते हैं और चलते हैं कवि वीरेन डंगवाल जी के जीवन परिचय की ओर। तो अब देखिए, बात तोप कविता कब की है? सन 1857 के समय की चर्चा की है। वीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था? 1947 में, जब देश आजाद हुआ। तो 5 अगस्त सन 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जन्मे, कीर्ति नगर में जन्मे वीरेन डंगवाल जी आरंभिक शिक्षा नैनीताल और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और यूं कहें कि हम सोचते ही नहीं है कि, मतलब हमारे ये दिमाग में नहीं आता है कि हमें देखना है, इसको देखना है या क्यों। लेकिन जो कवि, कलाकार, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उसी चीज को, एक साधारण सी चीज को वो ऐसे स्पेशल बना देते हैं कि हम सोचते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। यदि हम बात करें अपने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की, जब मैं खुद देखती हूँ उनकी रचनाएं, कल ही की बात है कि मैं जब गई उनके रूम में तो मैंने देखा कि एक मैडम इतनी सुंदर गौरैया बना रही थी, इतनी सुंदर कि वो बस लग रहा था कि बस उड़ने वाली है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैडम, भगवान ने तो सजीव हम लोगों को बनाया है, मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, लेकिन सबसे कलाकार जो है ना, मनुष्य, ईश्वर के बाद आप ही लोग हैं। ईश्वर ने सजीव जो प्राणी हैं उनकी रचना की, और आप निर्जीव प्राणियों को सजीव की भांति बनाने में उनकी रचना कर देते हैं। तो वो इतनी खुश हुई, कह रहे मैडम आप क्या बोल रही हैं, इतनी बड़ी बात हमारे लिए। तो लेकिन वास्तव में मतलब जो कलाकार रहते हैं उनकी नजर कुछ अलग ही रहती है। वो उसी एक साधारण सी चीज में बहुत सुंदरता देख लेते हैं, और जब वो अपने कैनवास पर उतारते हैं तो हम लोग देखते ही रह जाते हैं। ठीक उसी तरह से कवि या रचनाकार, कोई सोचता है कि किसी तोप पर भी कविता लिखी जा सकती है, कोई सोचता है कि किसी साधारण से सामान्य वर्ग पर भी कविता लिखी जाती है, लेकिन नहीं, ये जो है ना महान रचनाकार, कवि, कलाकार, लेखक, है ना, तो ये जो रहते हैं, इनका जो मस्तिष्क रहता है, वास्तव में ईश्वर ने इनको बहुत ही सुंदर सी कला और सृजनात्मकता प्रदान की होती है। बाकी उसको निखारने का कार्य स्वयं करते रहते हैं। तो लिखा है यहां, समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जो जीवन है उसके विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया जिन्हें हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। जो वस्तु या जो भी आधार है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनके लिए उस कविता में बहुत खास कुछ रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीरेन के अब तक के 2 कविता संग्रह हैं, जिसमें उनके नाम आप देख सकते हैं। मैं और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। कहने का तात्पर्य कि एक कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, और हिंदी में अनुवाद किया है। साथ ही साथ 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ, निधन हुआ। तो 1947 से 2015 तक इनका जीवन काल रहा। वीरेन डंगवाल जी का जन्म
5 अगस्त, यस 5 अगस्त सन 1947 और निधन 2015। अब हम पढ़ते हैं कविता जो कि है तोप। अब भाई तोप कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं यही बताया है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब उस तोप के बारे में कवि ने बताया है कि जो कंपनी के मुहाने पर रखी रहती है तोप, और कब की तोप है, सन 1857। सन 1857 का जो संग्राम था वो किस नाम से जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम आते ही झांसी की रानी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। झांसी की रानी सुना होगा आपने, झांसी की रानी कविता जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सन 1857 की जो तोप है उसी के बारे में कवि वीरेन डंगवाल जी ने यहां चर्चा की है कि कंपनी बाग मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के प्रवेश द्वार पर रखी है तोप। तो कौन सी वाली कंपनी बेटा, कंपनी बाग के मुहाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उसके प्रवेश द्वार पर रखी है तोप, रखी है ये तोप। अब वो तोप इसकी होती है बड़ी संभाल, क्योंकि विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जो हमें विरासत में मिला है, जो हमारे पुराने लोग, जो हमें मतलब एक ऐसी चीज जो देखकर हमें अजूबा लगती है। आज जब बच्चे वहां जाते हैं देखते हैं तो वो पूछते हैं कि अरे ये क्या है, तो पेरेंट्स उनको बताते हैं कि बेटा ये बड़ी खतरनाक होती है, ये तोप है। तो कहते हैं तोप कैसी खतरनाक, इसमें तो चिड़ियां खेल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें तो सब कुछ जा रही है, खतरनाक क्यों है मम्मी? बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो बेटा ये जब युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों से जब भारतीयों का युद्ध हुआ था तो खतरनाक थी ये तोप। इसमें बहुत बड़ा बारूद का गोला भर के आग लगाई जाती थी और फिर ये तोप सबके परखच्चे उड़ा देती थी। फिर वो बच्चे कहते हैं लेकिन अब तो इससे कोई डरता ही नहीं। तो वहां शिक्षा क्या मिलती है, यही कि कोई कितने से कितना बड़ा शक्तिशाली ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको धराशायी होना ही पड़ता है। कोई कितने से कितना अच्छा शूरवीर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको परास्त होना ही पड़ता है। तो कभी भी अपनी शक्ति का, अपने हुनर का, अपने सौंदर्य का और अपने गुणों का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता। कभी भी हमें ना तो अपने रंग रूप का, ना अपनी धन दौलत का, ना अपने गुणों का, किसी भी चीज का अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सदा एक से नहीं रहते। ठीक है, किसी की अवधि कम, किसी की अवधि ज्यादा, किसी की और भी ज्यादा, लेकिन समय तो परिवर्तनशील है। कभी बहुत अच्छा तो कभी सामान्य, तो कभी बिल्कुल डाउन भी आ सकता है ये परिणाम। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हम बहुत ऊंचाई पर ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपने मन में अहंकार की भावना नहीं लानी है। जब अच्छी अच्छी तोप भी अब किसी काम की नहीं है, सिर्फ देखने के लिए हैं, बच्चों का मनोरंजन के लिए हैं, बच्चे उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं, गौरैया उस पर गॉसिप कर रही हैं, जब तोप का ये हाल हो सकता है, तो कहने का तात्पर्य वीरेन डंगवाल जी यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में घमंड या अहंकार नहीं करना है। अब साल में 2 बार चमकाई जाती है, वो 2 बार कौन कौन से? 26 जनवरी, 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 26 जनवरी
साल में 2 बार, तो वो 2 बार हैं 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है ना बेटा, और 26 जनवरी। तो ये हैं हमारे राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है, समझ में आया, राष्ट्रीय त्योहार है तो इसीलिए इसकी देखरेख की जाती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर ही त्योहार। ठीक, उसी पर इस तोप की देखरेख की जाती है इन राष्ट्रीय त्योहारों पर। अब देखिए, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मतलब पर्यटक, पर्यटक मतलब घूमने वाले। ठीक है, घूमने वाले, घूमने वाले। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब सुबह शाम कंपनी बाग में आते बहुत से, उन्हें बताती है तोप, क्या कहती है कि मैं बड़ी जबर, मैं जबर मतलब शक्तिशाली, मैं बड़ी शक्तिशाली थी, मैंने अपने जमाने में अच्छे अच्छे लोगों को शक्तिशाली, ठीक, अच्छे अच्छे सूरमाओं के उड़ा दिए थे परखच्चे या धज्जे, कई लोगों को मैंने मौत की नींद सुला दिया था, मौत की नींद सुला दिया था। कौन कह रही है? तो ठीक है, ये कहती है वो कि मैं खतरनाक हूं अपने जमाने में, मैंने अपने जमाने में कई शूरवीरों के परखच्चे उड़ा दिए थे, मैं तो हूं। लेकिन अब ये सब सुनकर बच्चों तक को हंसी आ जाती है कि अच्छा ऐसी थी तुम, अब क्या कर सकती हो। तो वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। लेकिन अब स्थिति क्या है, जो तो शूरवीरों के धज्जे उड़ा देती थी, धज्जियां उड़ा देती थी, अब स्थिति क्या है उसकी, छोटे छोटे बच्चों की घुड़सवारी। बच्चे उस पर बैठकर घुड़सवारी खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, और जब बच्चे वहां से चले जाते हैं तो वहां पर चिड़ियां आकर गपचप गपचप गुपचुप करती हैं, है ना। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया, जबकि उसके भीतर भीतर तो बारूद का गोला। कभी मतलब अपने जमाने में इसमें क्या भरा जाता था, बारूद का गोला, बारूद का गोला, भयंकर तरीके से बारूद का गोला। और अब चिड़िया बैठकर करती हैं गपशप। ये है स्थिति। तो समय परिवर्तनशील है, समय कभी एक सा नहीं रहता, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। ठीक है, क्या थे क्या हो गए ये बताना चाहते हैं कवि। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब वो चिड़ियां ये बताती है कि होंगे आप अपने जमाने में जो भी रहे होंगे, इसलिए कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा तो करनी नहीं चाहिए कि मैं ऐसा करता था, मैं ऐसे करती थी, अरे मैंने ऐसा किया था। कोई नहीं पूछता आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका मूल्य है, क्या आपकी वैल्यू है, ये आज मतलब वर्तमान स्थिति में ही पता चलता है। समझ में आया, वर्तमान स्थिति के आधार पर ही पता चलता है कि आप क्या हो। इसलिए बड़ी बड़ी डींगे मारने से कोई लाभ नहीं। होंगे आप अपने जमाने में शूरवीर, होंगे आप अपने जमाने में तोप, लेकिन आज स्थिति क्या है, तो समय इतना परिवर्तनशील है कि कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा। रंक मतलब भिखारी। ठीक है, अब जैसे कि आपने बहुत सारी जो प्रेरणादायक कहानियां होती हैं वो भी सुनी होंगी, आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि हाँ भाई अपनी मेहनत से कहां पहुंच गए, लेकिन कुछ अहंकार के कारण, अहंकार का जो परिणाम स्वरूप कितना बुरा हाल हुआ था, उसमें सबसे पहला नाम आता है लंकापति रावण,
जो कि इतना बड़ा पंडित था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार ने उसे धराशायी कर दिया। इसलिए अहंकार तो अच्छे अच्छों का नहीं चलता। इसलिए कभी भी अपने मन में अहंकार ना लाएं, कभी भी किसी के दिल दुखाने वाली बात ना करें, अपने व्यवहार में विनम्रता अपनाएं। विनम्रता का मतलब दब्बूपन कतई नहीं होता कि विनम्रता मतलब आप डर गए। अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत अच्छे से व्यवहार करना है, और आपकी बोली, आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। आप क्या हैं, कितने धन दौलत है, ये आप लेके साथ नहीं चलते हैं। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, आपके गुण ही आपकी पहचान है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो कवि कहते हैं कि यह जो सन 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से विरासत में ही मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देख रेख की जाती है, उसी तरह तोप को भी 2 बार चमकाया जाता है, उसकी भी साफ सफाई की जाती है, क्योंकि अब वो एक देख रेख, एक विरासत की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। जैसे म्यूजियम में हम जाते हैं ना, संग्रहालय में बहुत सारी चीजों को देखने, तो तोप भी अब सिर्फ देखने के लिए, इतिहास की जानकारी देने के लिए बन गई है। सब लोग जाते हैं, बच्चे प्रश्न करते हैं, फिर उनके उत्तर मिलते हैं, तो वो अब वो तोप नहीं है। समय सन 1857 में कुछ और मूल्य था इसका, और आज कुछ इसका और मूल्य है। तो समय सदा चलता रहता है, समय का पहिया ढलता है, दिन समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। समय सदैव चलता है। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सोचो नहीं मैं तो आराम कर रहा हूं, समय कभी आराम नहीं करता है। समय सदा निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहता है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि चलो मैं थक गया, मैं आराम कर लेता हूं। ठीक है, तो समय निरंतरता के साथ आगे चलता रहता है। इसीलिए जो भी सफलता प्राप्त कर चुके हैं हमारे महान व्यक्ति, प्रेरणादायक व्यक्ति, उन्होंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं है कि आज तो मैं काम कर चुका हूं, अब 4-8 दिन तक मैं आराम करूंगा। जहां रुके वहीं, मतलब समय कभी रुकता है क्या? नहीं ना। तो हमें समय के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, तो फिर हम क्यों रुके? हम क्यों ये सोचे कि बहुत काम कर लिया भाई, अब तो मैं 8 दिन तक आराम करूंगा? नो। हाँ, कभी अपने अपने माइंड को, खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा यहां वहां घूमना फिरना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना ही छोड़ दें, कि हमारे पास तो पूर्वजों का बहुत धन दौलत है, बहुत पैसा है, तो हम उसी को बैठकर खाएंगे। नो, हमें भी अपने हाथ पैरों को चलाना होगा, हमें भी अपने कार्यों को करना होगा, तब जाकर कहीं हमारा मूल्य होगा। सुबह शाम को बहुत सारे यात्री कंपनी बाग में घूमने आते हैं। तब यह तोप अपने बारे में बताती है कि मैं बड़ी ताकतवर थी। उस समय मैंने बहुत सारे वीरों को मारा था, बहुत अत्याचार किए थे। अब क्या बताती है कि मैं अपने जमाने में बड़ी खतरनाक हुआ करती थी, मैंने कितने सारे वीरों को मारा था। और यह भी बताती है कि मैं इतनी शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, कि अच्छे अच्छे वीरों को भी मैंने मारा था। ऐसी थी मैं। लेकिन अब क्या हुआ? परंतु अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है, बदल गई है पूरी तरह से। जो कभी शक्तिशाली थे वो अब एकदम से हो गए हैं शून्य जैसे। जो कभी हिष्ट पुष्ट थे वो अब बुजुर्ग हो गए हैं। समय परिवर्तनशील है, समय सबको बदल देता है, समय सब कुछ बदल देता है। तो क्यों ना हम भी समय के साथ चलें। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, या जिसने जिस तरह के शिक्षा प्राप्त की है, जिसकी जो विचारधारा है, तो उसको लगता है नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं भैया, हमें समय के साथ साथ अपने विचारों में, अपने कार्यों में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम समय के साथ चल पाएंगे। यदि हम अपने ही पुराने विचारों को लेकर बैठे रहे, उनको ही अपने गले से बांध लिया, उनको अपने दिल दिमाग में बिठा लिया, नहीं ऐसा ही है, सही है, तो कोई आपको साथ नहीं चलाएगा, सब पीछे छोड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय तो चल रहा है और आप पुराने रीति रिवाजों में अटके हुए हैं। इसलिए बदलना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि समय के साथ चलिए। ठीक है, यदि आपने समय को
अपने आप से आगे निकलने दिया तो समय आपको कभी अपने साथ नहीं चलाएगा। बहुत सारी जो पुरानी बातें हैं उनको रहने दीजिए, उनको यहां करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नए जमाने के हिसाब से नई विचारधारा, आधुनिक विचारधारा में अपने आप को परिवर्तित करना होगा, अपडेट रखना होगा, तब जाकर कहीं आपका मूल्य होगा। यदि हम कहें नहीं भैया हमें नहीं सीखना कोई मोबाइल कैसे चलाते हैं, हमें नहीं सीखना कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, अब क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना कुछ, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। यदि आप टेक्नो फ्रेंडली हैं तभी आप कुछ काम कर पाओगे। समझ में आया? और आज से और 20-25 साल आगे की बात करें, हम बाद की बात करें, 2050-60 की बात करें, तब तो समय पूरी तरह से बदल चुका होगा। फिर क्या होगा? तो हमें समय के साथ साथ नई नई चीजों को सीखना होगा। और जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे तो पता ही है आपको कितने कितने टेक्नो फ्रेंडली है, तो उनसे भी हमें कुछ सीखना है। तो यही बताते हैं कि जब तो बच्चों से मुक्त हो जाती है तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गप लगाती हैं। कभी कभी चिड़िया, खास तौर पर गौरैया, तोप के भीतर घुस जाती है। इस दृश्य से कवि को महसूस होता है कि मानो कह रही हो, कितना भी अत्याचारी और क्रूर हो, उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी, दशानन रावण की कहानी सुनी, एक और थे ना हजार हजार बाहों वाले, हाँ सहस्त्र बाहु की कहानी सुनी, कितने सारे वीरों की कहानी सुनी, लेकिन उनका भी अंत हुआ ना। कितने लोग थे जिनको बड़े बड़े वरदान मिले या बहुत सारी शक्तियां मिली, तो उनको लगा कि अब तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अब मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ, तो खुद को भगवान समझने लगे। और फिर उनका जो अंत हुआ देखकर समझ में आ गया कि कोई भी हमेशा के लिए एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, तो हमें भी अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। बेटा अब हम चलते हैं इस कविता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस पाठ से इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। कविता समझ में आ गई? लिखा किसने है? वीरेन डंगवाल जी ने। अब जब आपको कविता की एक एक पंक्ति समझ में आ गई ना, तो प्रश्न कोई भी कुछ भी पूछ ले, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अनटच्ड ना रहे कुछ भी, ये नहीं कि अरे सुना ही नहीं, स्किप कर दिया, आगे बढ़ा दिया। यदि ऐसा करोगे तो हो सकता है वही चीज पूछ ली जाए परीक्षाओं में जो आपने स्किप कर दी हो। इसलिए ध्यान से स्पीड बढ़ा लो, लेकिन स्किप मत करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ जाए और वहां पर आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकें। कभी कभी क्या, हमेशा ऐसा होता है कि बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लेंथी आता है, जो क्वेश्चन पेपर है वो लेंथी आता है, और बच्चे फिर आते हैं जैसे ही परीक्षा समाप्ति के बाद आते हैं कि मैम हमें ये प्रश्न आता था, उत्तर भी आता था, लेकिन पेपर बहुत लंबा था, छूट गया। अक्सर अक्सर बता रही हूं, ऐसा आप मत कीजिएगा। लिखने की आदत बनाइए, आप लिख लिख कर याद कीजिए ताकि हाथों को दर्द ना हो। कंटिन्यू 3 घंटे आपको लिखना है। 3 घंटे 15 मिनट आपको अलग से रीडिंग के मिलते हैं, लेकिन 3 घंटे आपको लिखते रहना है, और वो भी स्पीडली। यदि आराम आराम से लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, और फिर आता था लेकिन नहीं किया, फिर परसेंटेज में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लिखने से मत कतराइए, लिखने से मत घबराइए, लिख लिख कर अभ्यास कीजिए। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर तो यहां है, लेकिन आपको पता चला कि क्या जानकारी मिलती है? हमें यही जानकारी मिलती है कि तोप जो है वो हमें यह बताना चाहती है कि सन 1857 अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उसका क्या तो मतलब वो था ना, उसका रौब था, रुतबा था, और आज वो खेलने की वस्तु बन गई। छोटे छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं, छोटी छोटी चिड़िया जो गौरैया ना वो उसमें बातें कर रही। तो समय परिवर्तनशील है। इस कविता में तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि अंग्रेजों के समय की तोप है, और सन 1857 में इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। सन 1857 में इसका जो प्रयोग है वो बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था। इसने अनगिनत शूरवीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए थे, क्योंकि एक तोप का गोला जब चलता था तो सामने अनगिनत लोग नहीं, वीर, शूरवीर, स्वतंत्रता सेनानी, धज्जियां उड़ जाती थी, पता ही नहीं चलता था कहां गए। ऐसी थी खतरनाक ये तोप। इसने अनगिनत शूरवीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए। लेकिन आज यह तोप शांत है और एक भाग में निष्क्रिय खड़ी है, बिल्कुल कुछ काम की नहीं है।
अब यह केवल दर्शनीय वस्तु है, मतलब सिर्फ देखने के लिए है। चिड़िया इस पर अपना घोंसला बना रही है और बच्चे इस पर खेल रहे हैं। तो समय को परिवर्तित होते देर नहीं लगती, समय सदैव परिवर्तनशील है, इसलिए हमें कभी भी अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं समझना चाहिए। अगला है, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब ये क्या शिक्षा देती है? तोप कितने से कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, कितने से कितना धनी संपन्न व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपने ये भी सुना होगा कि कितने से कितने लोग भीड़ में घिरे रहते हैं, सब उनके आसपास लगे रहते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने, तारीफों के पुल बांधने, लेकिन जब उनका संकट आता है ना, उन पर संकट आता है, आसपास कोई नहीं रहता। तो एक और कविता हमने पढ़ी थी, आत्मत्राण हम पढ़ेंगे, कि जो लोग कहते हैं ना कि अरे मेरे पास बहुत बड़ा कुटुंब है, मेरे रिश्ते नाते बहुत हैं, मुझे किसका डर। ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, इनका कभी अभिमान ना करें, अर्थात किसी चीज का अभिमान नहीं करना है, किसी भी तरह का अभिमान या घमंड नहीं करना है। और फिर कभी कभी ये जो बड़े बड़े लोग मतलब जिनके पास धन दौलत पैसा इस दुनिया में, उनको बड़ा लोग कहा जाता है। उनको लगता है ये अकेला क्या कर पाएगा, हमारे पास तो कुनबा है, हमारे पास तो कुटुंब है। तो उन्होंने यही बताया उस कविता में कि किसी को अलग अकेला मत समझो, ये जो परमात्मा है ना, वो सबका परमेश्वर है, सबका परम पिता है, उसका हाथ सबके सिर पर है। कैसे उसको अनाथ कह दिया? सब सनाथ है, ठीक है। तो आज कंपनी बाग का तोप जो विनाश करने लायक तो अब है नहीं, बिल्कुल उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चे भी उस पर खेल रहे हैं, चिड़िया और गौरैया उस पर बैठकर फुदकती हैं। इससे पता चलता है कि कोई भी कितना भी मजबूत और क्रूर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। अगला है, तोप कविता का सारांश लिखिए। अब सारांश में आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि सारांश लिखने से आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी कुछ पूछा जाएगा उसका भी आप अच्छे से उत्तर लिख सकोगे। तो सारांश मतलब उसका पूरा निचोड़ लिखना है कि उसका जिस्ट क्या है। कंपनी बाग में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आई एक तोप रखी है। कहां रखी है? कंपनी बाग के मुहाने पर, अर्थात प्रवेश द्वार पर। उसे विरासत की तरह संभाल कर रखा जाता है। सैलानियों को वो बताती है कि कैसे कैसे वीरों की धज्जियां उड़ाई। परंतु आज उस तोप पर छोटे छोटे बच्चे सवारी करते हैं, चिड़िया गपशप करती हैं, कभी कभी गौरैया उसके भीतर भी घुस जाती है। तो मानो बताते हैं कि तोप कितनी भी बड़ी हो, उसे एक ना एक दिन अपना मुंह बंद रखना ही होता है। इसलिए किसी भी चीज का, वस्तु का, रंग का, रूप का, धन दौलत, गुण, कुटुंब, कुनबा, किसी का भी अहंकार नहीं करना है। समझ में आया? तोप की वर्तमान स्थिति क्या है? वो जो थी, कुछ तो थी, मतलब अरे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सन 1857 में उसमें शूरवीरों की धज्जियां उड़ा दी, किया। आज क्या स्थिति है? आज तो मात्र खिलौना बनकर रह गई है वो। किसका? बच्चों का। किसका? छोटी छोटी गौरैयों का। फिर तो तोप की वर्तमान स्थिति है कि वह प्रदर्शन की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। अब ना तो वह आग उगलती है और ना ही लोग उससे डरते हैं। आजकल चिड़ियां तोप पर बैठकर चहचहाती हैं, गौरैया उसके मुंह के अंदर घुस जाती हैं और लड़के उस पर बैठकर घुड़सवारी का मजा लेते हैं। अब वह सामान्य बाग के प्रवेश द्वार पर निष्क्रिय खड़ी है, प्रदर्शन की वस्तु बन गई। चिड़ियां चहचहाती हैं उस पर, बच्चे घुड़सवारी करते हैं। ये स्थिति है तोप की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इस कविता से पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब समय आ गया है कि आप गंभीरता पूर्वक अपने अध्ययन स्टार्ट करें और बहुत अच्छे से सुने और समझें। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में इस कविता से प्रश्न पूछा गया था। तोप कविता के आधार पर
तोप और गौरैया की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न ये पूछ रहा है कि तोप और गौरैया की प्रतीकात्मकता, अर्थात जो गौरैया का उन्होंने प्रतीक दिया है, उदाहरण दिया है कि किस तरह से एक छोटी सी चिड़िया भी अब तोप का मुंह बंद कर रही है, तो उस माध्यम से, इस कविता के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो तोप जो कभी आग उगलती थी, वो तोप जो अच्छे अच्छे शूरवीरों की धज्जियां उड़ा देती थी, और आज एक छोटी सी गौरैया उसके मुंह में, मतलब उसमें अंदर घुस जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। संदेश क्या मिलता है कि चाहे कितने से बड़ा शक्तिशाली ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो भी शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए मन में अहंकार नहीं करना है। तोप कविता के आधार पर तोप और गौरैया के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि भारतीय समाज में अब अंग्रेजों की तोप के प्रति कोई डर नहीं रहा है। पहले अंग्रेजों की तोप, बाप रे, डायलॉग्स भी सुने हमने, तो कहीं के तोप हो क्या, हमारा क्या बिगाड़ोगे। तोप मतलब खतरनाक, भयंकर, है ना। लेकिन अब कोई डर नहीं है। वस्तुतः तोप प्रतीक है अत्याचारी शासन की, वही गौरैया प्रतीक है आजादी की। तो तोप जो प्रतीक है वो किसका है? अत्याचारी शासन की, किस तरह से अंग्रेजी शासन भारतीयों पर अत्याचार किया करते थे। और वही जो गौरैया है वो प्रतीक है आजादी का, कि तुमने जो जो किया होगा कर लिया ना, तुमने हमारे शूरवीरों की धज्जियां उड़ाई, अब देखो हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो जो चिड़िया है वो आजादी का प्रतीक है। यह भी साबित करना चाहते हैं कि आतंक और डरा धमकाकर मनुष्यता को नहीं जीता जा सकता। कितने से कितना बड़ा शक्तिशाली या कितने से कितना बड़ा क्रूर व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो जैसे बहुत सारे आपने सीरियल देखे होंगे, पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, है ना, कि बहुत सारे जो राक्षस थे वो राजा बन गए, फिर वो कहते हैं कि तुम मेरी जय जयकार करो, मैं ही भगवान हूं। लेकिन जिन्हें करनी होती है वो जय जयकार करते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि अरे तेरा ये दिन है ना, एक दिन तेरा मुंह बंद हो जाएगा, तो वो हंसते हैं कि अरे तुम मुझे, उनको मारते हैं, उनको कष्ट देते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं वो सही कहते हैं, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। समस्याओं का समाधान तो आतंक या आक्रमण से कभी नहीं हो सकता। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्ति नष्ट होती ही है। ये बिल्कुल सत्य है। समय के परिवर्तन के साथ किसी भी बड़ी तोप का मुंह बंद हो जाता है। इससे यह समझते हैं कि नश्वरता का ज्ञान हमें समस्याओं के समाधान की दिशा में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नश्वरता, नश्वरता मतलब नष्ट होने वाला, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, समझ में आया। तो नष्ट होने वाला क्या है? सब कुछ, सब कुछ नष्ट होने वाला है। हम नश्वर हैं, बिल्कुल हैं। जब हम ही नश्वर हैं तो हमारे अंदर जो गुण, जो अच्छाई, जो खतरनाक या भयंकरता होगी वो भी नष्ट हो जाएगी। तो फिर इस शरीर का अहंकार क्यों, इस शक्ति का अहंकार क्यों, अपने गुणों का घमंड क्यों? हम नश्वर हैं, हम शाश्वत नहीं हैं। शाश्वत मतलब होता है सदैव रहने वाला। शाश्वत क्या है? सत्य ही शाश्वत है। और सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर ही सत्य है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाला क्या है? ईश्वर, परमात्मा, सत्य, ये सब हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है, ईश्वर। और मनुष्य क्या है? नश्वर। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अहंकार नहीं करना है। जो नश्वरता है उसको भी कवि ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये अपने दिल और दिमाग में हमेशा याद रखें, स्मरण रहे कि नश्वरता है हमारी वास्तविकता, शाश्वत नहीं है हम। जब ये इस सत्य को हम मान जाएंगे तो हमारे मन में अहंकार की भावना पनपेगी ही नहीं। और जब अहंकार की भावना नहीं पनपेगी तो हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। हम किसी पर धौंस नहीं जमाएंगे, हम किसी पर अपनी तानाशाही नहीं जमाएंगे। भले ही हमारे पास सत्ता हो, हमारे पास शक्ति हो, लेकिन हम सबको मतलब बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे सबके साथ, उस पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो ये जानते हैं वो ये मानते हैं, और साथ ही साथ उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो मनुष्य है वो इस चकाचौंध में, शक्ति के मोह जाल में ऐसा फंस जाता है कि
वास्तविकता भूलकर सोचने लगता है कि मैं ये हूं, लेकिन ये तो सिर्फ ईश्वर है, हम तो नश्वर हैं। ठीक, चलिए। तोप कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। पूरी जो तोप कविता है वो वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहती है? वीरेन डंगवाल जी ने तोप कविता की रचना क्यों की, और ठीक है जब रचना ही कर ली है तो आपके पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया? भाई शिक्षा मिलती है। आप जैसे जो बढ़ती हुई जनरेशन है, जो आजकल की आधुनिक पीढ़ी है, उसको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो अपने मन में घमंड या अहंकार जैसे भाव को स्थान ना दे। अच्छे अच्छों का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। तो किसी भी तरह से हमें यह नहीं मानना है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मानना ही है तो अपने आप को क्या करिए, अपने आप को संस्कारी बनाइए, अपने आप को गुणवान बनाइए, आप अपने आप को सदाचारी बनाइए, ताकि हमारे जाने के बाद इनकी चर्चा होती रहे। आपने मनुष्यता कविता भी पढ़ी होगी, जिसमें कवि ने बिल्कुल बहुत अच्छे से ये समझाया कि हमारे जाने के बाद हमारा गुणगान होता है। मनुष्य तो मर जाता है, लेकिन अमर कौन रह जाते हैं? जिनकी कुछ सद्गुण, जिनके कुछ सदाचार, जो समाज के लिए भलाई कर गए, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए अपने गुणों को निखारने में आप समय दीजिए, लेकिन कभी भी गुण यदि बहुत गुणी हो जाए, गुणवान हो जाए, तो अहंकार नहीं लाना है। कवि ने तोप कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहा है कि जैसे हमें अपनी विरासतों की रक्षा करते हुए उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। धरोहर अनेक प्रकार की होती है, तोप भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है तथा शक्ति का प्रतीक है। यह तोप हमें सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष की याद दिलाती है, देशवासियों को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है कि चाहे सामने कितनी से कितनी बड़ी शक्ति ही क्यों ना हो, जब एकता के साथ मिलकर उसका सामना किया जाता है तो वो शक्ति भी धराशायी हो जाती है। जब हम एकजुट होकर उस अत्याचार का सामना करते हैं तो वो अत्याचार भी धराशायी हो जाता है। हमें बताती है कि 1857 में इस तोप ने हमारे कितने ही वीर सपूतों को मौत की नींद सुला दिया, उनकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन फिर अंत क्या हुआ इस तोप का? हमारे बच्चों का खिलौना मात्र बनकर रह गई। तो एकता और जो आत्मबल होता है उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, अच्छे अच्छों को भी परास्त किया जा सकता है। धरोहरें हमें संस्कृति और इतिहास से भी जोड़ती हैं कि इतिहास में क्या हुआ। यह हमारी परंपराओं, हमारे सेनानियों, हमारे बलिदानियों का भी परिचय करवाती है कि वो डरे नहीं, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, वे डरकर भागे नहीं कि अरे भाई तोप है तो हम नहीं जा रहे युद्ध लड़ने। वो गए, उन्हें पता था कि हमारा अंत होना है, लेकिन उनकी मृत्यु सुमृत्यु हो गई कि मरना तो है ही, क्यों ना देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। मरते तो सभी हैं, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ये कोई इसमें बिल्कुल भी इतना सा भी शक नहीं है, इतना सा भी डाउट नहीं है। जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा करके मरा जाए, देश के नाम, देश को न्यौछावर करके अपने प्राणों की आहुति दी जाए। यह हमारी परंपराओं, हमारे सेनानियों, हमारे बलिदानियों का भी परिचय कराती है। और इसके अलावा हमें शक्ति और घमंड किए बिना सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यह भी सिखाती है। इंसानियत को अपने दिल में बसाना है। लेकिन आजकल क्या बहुत मतलब ये चला आ रहा है कि जिसके पास धन दौलत अधिक हो जाती है उसका व्यवहार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर 7वें आसमान से गिरने में भी उसको समय नहीं लगता है। तो कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन अपने व्यवहार में मधुरता है, और हमेशा वो इंसान को इंसान समझते हैं। ये नहीं कि धन दौलत या बहुत सारा रुपया पैसा या सफलता कमा ली तो हमने इंसान को इंसान समझना बंद कर लिया। ये हमें यही सिखाती है कविता कि हमें हमेशा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपनी शक्ति से कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। समझ में आया? कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। शक्ति के बल पर मानव को अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना, किसी को उतना ही मोड़ो जितना वो मुड़ सके, किसी को उतना ही कष्ट दो जितना वो सह सके, नहीं तो वो खतरनाक रूप धारण कर लेता है, फिर सामने तोप ही क्यों ना हो। जब भारतीयों ने ये ठान लिया कि ठीक है अंग्रेजों, तुम हमें मारोगे, मारो, कोड़े बरसाओ, अब हम भी तुम्हारे सामने पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं।
जितने अत्याचार करना है करो, 1, 2, 10, 20, 50, पूरी दुनिया के जो भारतवासी थे वो एकजुट होकर जब अंग्रेजों के सामने आए, उनकी आधी शक्ति तो वैसे ही खत्म हो गई। उनको लगा ये कैसे इंडियंस है हमारे सामने आ रहे, इनको डर नहीं लगता है। अरे नहीं लगता डर, क्योंकि उनके डर को ही खत्म कर दिया ना। इतना अत्याचार किया उन पर, इतना अत्याचार किया कि अब उनमें डर रहा ही नहीं। क्या करोगे, हमें मार के क्या धरती को मारोगे? तो उनके सामने फिर उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। कार्यों में प्रयुक्त शक्ति का अंत करने के लिए लोगों को एकजुट होने और बलिदान देने के लिए तैयार रहने का भी संदेश देना चाहा है कवि ने। क्या कहा कि जब एकता के साथ हम कार्य करते हैं तो कितने से कितनी बड़ी शक्ति ही हमारे सामने क्यों ना हो, हम उसको भी परास्त कर सकते हैं। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता को खुश करने के लिए जगह जगह कंपनी के बाग बनवाए। उन्हें लगा कि ये हमारे मोह जाल में फंस जाएंगे, हम इन्हें लुभावने ऑफर्स देंगे तो ये हमारी तरफ हो जाएंगे और फिर हम इनके ही थाली में बैठकर छेद करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता को खुश करने के लिए जगह जगह कंपनी बाग बनवाए, जिससे जनता प्रसन्न हुई। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजों ने जनता में विद्रोह को दबाने के लिए स्तूप का भी इस्तेमाल किया। स्तूप के इस्तेमाल से भारतीय जन में बड़ी भारी उनमें क्रांति की भावना आ गई कि एक तरफ ये हमें लुभावने ऑफर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने लोगों को मार रहे हैं, हम कैसे सह जाएं? नहीं सहेंगे। ये दोनों विरासतें भारतीय जनता को सावधान करने के लिए रखी गई हैं। ये विरासतें हमें विदेशी शक्तियों से सावधान कराती हैं। यह भी कहती हैं कि विदेशी कंपनियों द्वारा दिए गए आकर्षणों में ना फंसो। इतिहास में भी कई गलतियों से सीख लेकर भविष्य में सजग रहने की जरूरत है। इतिहास में की गई कई गलतियां, वो गलतियां क्या थी कि कभी कभी हम लोभ में, मोह में, उनके लालच में आ गए और इसी कारण अंग्रेजों ने हम पर सत्ता जमा ली। कहते ना, कई जयचंद बैठे हैं, घर का भेदी लंका ढाए। जब घर का ही व्यक्ति किसी शत्रु से मिल जाएगा तो घर में क्या चल रहा है उसको वो पूरी खबर दे देगा, और जब पूरी खबर दे देगा तो दुश्मन तो अच्छे से आपके घर पर कब्जा कर सकता है ना। ठीक उसी तरह हुआ था भारत में भी। जब अंग्रेज आए थे व्यापार करने के बहाने से, तो पहले उन्होंने बहुत सारा प्रलोभन दिया, लालच दिए, ऑफर्स दिए कि हम आपको नहीं कहते कि अरे इसका दुगना कर देंगे, चौगुना कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोभी लालची फंस गए। लेकिन कैसे वो फिर कुंडली मारकर यहीं बैठ गए और उनको ही अपना नौकर बना लिया। फिर जब कहते हैं ना, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो अब जो आजादी वो खो चुके थे, अब उसकी कीमत भारतीयों को समझ में आने लगी थी। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा था कि ये हमारे साथ रहकर हमारा ही खून चूस रहे हैं, ये आस्तीन के सांप बन रहे हैं। अब उनकी मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए ऐसे कई क्रांतिवीर आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतिहास में की गई गलतियों से सीख लेकर भविष्य में सजग रहने की जरूरत है। तोप को कब कब चमकाया जाता है, तोप कविता के आधार पर लिखी है। हमने कविता में पढ़ा था कि कंपनी बाग के मुहाने पर जो तोप रखी है वो साल में 2 बार चमकाई जाती है। कब कब? राष्ट्रीय त्योहार आते हैं ना, राष्ट्रीय त्योहार मतलब जब 15 अगस्त और 26 जनवरी, जब उस समय इसको बड़े अच्छे से चमकाया जाता है और ये भी इसकी देख रेख होती है, साफ सफाई होती है, बहुत अच्छे से चमकाया जाता है। तो साल में 2 बार। तो भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्ह 2 बड़े त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, इसलिए उसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है। तो इन 2 त्योहारों पर ही स्तूप को चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है। इससे शहीद वीरों की याद दिलाई जाती है कि हमारे भारतीय कितने शहीद वीर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भारत भूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
तोप के लिए धर रखी गई है, वाक्यांश का प्रयोग क्यों किया है? तोप के लिए धर रखी गई है वाक्यांश यह सीख देता है कि आतताई शक्ति, आतताई शक्ति मतलब क्रूर, क्रूर, खतरनाक, खतरनाक शक्ति, जो कि अत्याचारी, अत्याचारी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर उसका अंत अवश्य होकर रहता है। कंपनी बाग में धरी हुई इस तोप ने हमारे जाबाजों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन आज वो सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये भी सीख दी गई है इस कविता में कि हम जब अपनी शक्तियों को पहचानते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। जितनी भी बड़ी समस्या होगी ना, ईश्वर ने उसका समाधान पहले से भेजा है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बशर्ते कि हम उसे ढूंढ लें। सॉल्यूशन तो है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, वाक शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, और हमें पहले समस्याएं नहीं, पहले उन्होंने समाधान भेजे, पहले उन्होंने सॉल्यूशंस दे दिए, फिर हमारे सामने वो समस्या आई और हमें लगता बाप रे समस्या ही सबसे बड़ी है, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस हम देरी कर देते हैं थोड़ा ढूंढने में, या कुछ लोग कहते हैं है ही नहीं तो बैठ कर ही रह जाते हैं। हर एक समस्या का समाधान है। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। चाहे कोई कितने से कितना क्रूर व्यक्ति हो, उसका भी सामना हम कर सकते हैं, उसको भी हरा सकते हैं। चाहे कितने से कितनी बड़ी रोग, पीड़ा, बीमारी, दुख, कष्ट कुछ भी हो, उसका भी इलाज है, उसको भी हराया जा सकता है। ठीक। तोप कविता के आलोक में विरासत में मिली चीजों के महत्व पर अपना दृष्टिकोण लिखिए। कि विरासत का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार में मिला धन, वस्तुएं और संस्कृति। विरासत का क्या मतलब है? उत्तराधिकार, मतलब अब हमारा अधिकार है। ये हमारे पूर्वजों से प्राप्त हमारे लिए धरोहर है। इनमें प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चलता है। साथ ही इन चीजों के द्वारा नई पीढ़ी को उत्साहित रहने की प्रेरणा मिलती है। इतिहास की सच्चाई से अवगत होते हैं, इसलिए इनका महत्व हमेशा बना रहता है। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? तोप कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए और उसकी विशेषताएं भी लिखिए। आप ये भूलें नहीं कि हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस कविता से। तो विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये वस्तुएं हमें अपने पूर्वजों की, अपने इतिहास की याद दिलाती हैं। उनको सहेज कर हमें इसलिए रखना चाहिए, इसलिए रखा जाता है ताकि वो हमें इतिहास से परिचय करवाती रहें। साथ ही साथ हम अपने पूर्वजों के बारे में, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अपने शहीदों के बारे में सब कुछ पता करते रहें कि हमारे ही भारतवासी थे जिन्होंने इतना कुछ हमारे देश के लिए किया। हमने स्वतंत्र भारत में सांस ली, किसके बदौलत? हमारे वीर सपूतों की बदौलत। यदि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी होती तो शायद हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिलती। अब भी हम गुलामी की जंजीरों में जी रहे होते, अब भी हम चैन की सांस नहीं ले पाते। इनसे हमारा भावनात्मक संबंध होता है। ठीक है, हमें पूर्वजों की याद दिलाती है, हमारा भावनात्मक संबंध होता है, इसलिए इन्हें अमूल्य माना जाता है। ये तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी देती है कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक परिस्थिति के लिए तत्पर होना चाहिए। ये चीजें हमारी धरोहर हैं, जिन्हें देखकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है। और ये चीजें उस समय की परिस्थिति की जानकारी देने के साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, अनुभवों से कुछ सीखे। इसी उद्देश्य से हमें विरासत की मिली हुई चीजों को संभाल कर रखा जाता है और हमेशा उनकी देखरेख की जाती है, ताकि नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन सब कुछ सीख सके, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और प्रेरणा प्राप्त कर सके। तोप कविता की विशेषताएं। कविता में प्रस्तुत की गई तोप सन 1857 की है। आज यह कंपनी बाग की तरह हमारी धरोहर है, किंतु कभी अंग्रेजी शासन की क्रूरता की प्रतीक रही है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि तोप कविता की विशेषताएं क्या हैं, तो कविता में प्रस्तुत की गई तोप कब की है?
1957 की। क्या आपको कोई पंक्ति याद है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हो या हमारे वीर सपूतों से संबंधित हो? क्या आपके पाठ में ऐसी कोई कविता है? कौन सी? इसी के बाद ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज यह कंपनी बाग की तरह हमारी धरोहर है, किंतु कभी अंग्रेजी शासन की क्रूरता की प्रतीक भी रही है। क्रूरता मतलब अत्याचार, शोषण, है ना? इतना अत्याचार और इतना शोषण किया है अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों पर। अब इस पर सैलानियों के बच्चे घुड़सवारी करते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं तोप पर वो घुड़सवारी करते हैं। गौरैया इस पर बैठकर गपशप करती हैं। कभी जो तोप आतंक का पर्यायवाची रहा, अब बच्चों की चिड़ियों का खेलना सिद्ध करता है। अत्याचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसके अंत अवश्य होता है, और वह भी लाचार बेबस बनकर रह जाता है। कहते हैं ना बेटा, ये दुनिया रंगमंच के समान है, इसलिए अपने व्यवहार में सदैव मधुरता अपनाएं। क्या पता कब कौन सा किरदार निभाना पड़ जाए। आज जिससे हम कह रहे हैं कि हम, मेरे सामने ऐसी बात करता है, मुझसे ये बात करता है, अब देख मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, पता नहीं समय क्या करवट ले ले, जिसको आपने भगाया था उसी के सामने कभी हाथ फैलाना पड़ जाए। लगता नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन समय किसी ने नहीं जाना, समय को किसी ने नहीं जाना, कब कैसा रूप दिखा दे ये सिर्फ वक्त जानता है। वक्त की सबसे बड़ी कीमत यही है कि वो अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताता। वर्तमान के बारे में हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा अच्छे से व्यवहार करना है, अपने व्यवहार में मधुरता लानी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं कि आपने तोप कविता के माध्यम से हमारे सन 1857 के वीर सपूतों की शहादत को भी याद किया। साथ ही साथ इस बात को भी अच्छी तरह आपने समझ लिया है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना है, चाहे वो रूप का हो, चाहे बल का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे रुपयों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। हम कितने भी बड़ी सफलता प्राप्त क्यों ना कर लें, हमें कभी भी अहंकार नहीं लाना है। तो इसी भावना के साथ चलती हूं, मिलती हूं फिर। थैंक यू सो मच।